हरिओम सभी को नमस्कार। मेरा सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी योग सूत्र की होने वाली है। इसमें हम लोग सबसे पहले समाधिपात का वर्णन करने वाले हैं। किस तरीके से चीजें बिखरी हुई थी जो कि एक सूत्र रूप में, ठीक है, उसका संकलन किया है महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, 195 सूत्र, जिसमें पहले पाद में हम लोगों ने देखा कि पहले पाद में 51 सूत्र का वर्णन मिलता है, जो कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और जहां पर हमारे लिए व्यास भाष्य इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट करके व्यास भाष्य में जो चीजें बताई गई है वो चीजें भी मैं दिखाऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके जी, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग समाधि पाद में देखते हैं। समाधि पाद में टोटल, हमारे समाधि पाद में टोटल कितने सूत्र बताए गए हैं? समाधि पाद में 51 सूत्र बताए गए हैं। 51। ठीक है, तो समाधि के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें टोटल आप लोगों को पता है कि योग सूत्र में टोटल जो है, योग सूत्र में टोटल कितने 195 सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, अब 195 सूत्र में से जो पहला सूत्र है, 195 में से जो पहला सूत्र है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? बाकी 194 की शुरुआत कर रहा है। वो क्या कर रहा है? 194 सूत्र की क्या कर रहा है? शुरुआत कर रहा है। यानी एक तरीके से योग के बारे में 194 में चीजें बताई गई है। ठीक है, ये जो पहला सूत्र है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला सूत्र जो है, पहला सूत्र हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो पहले से जो योग आया हुआ था, मैंने बोला था ना, बहुत सारे जगह पर योग के बारे में वर्णन किया गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका संकलन नहीं किया गया था। लेकिन महर्षि पतंजलि के द्वारा क्या किया गया था? संकलन किया गया था, है ना, मतलब संकलन किया गया है। ओके, संकलन किया गया है, तो उसमें 195 सूत्र है। तो उसमें से पहला एक सूत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल तैयार करता है कि शुरुआत करने के लिए, योग के बारे में बताने के लिए। ओके, तो पहले सूत्र में ही कहा गया कि योग के बारे में बताना है। ठीक है, जो चीजें बिखरी हुई है, ठीक है, तो पहले से आया हुआ है, पहले का ही है, यानी पहले से ही आ रहा है, जो सनातन है। क्या शब्द यूज करते हैं हम लोग? सनातन। अरे यार, एक मिनट। जो सनातन है, ठीक है, जो सनातन है, पहले से जो योग आया हुआ है उसकी शुरुआत करते हैं। अथ योगानुशासनम, यानी अथ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, ठीक है, तो प्रारंभ के लिए शब्द यूज किया जाता है। प्रारंभ, प्रारंभ के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? अथ का यूज किया जाता है। ठीक है, अधिकारार्थ, अधिकारार्थ के लिए किसका यूज किया जाता है? अथ शब्द का यूज किया जाता है। इसलिए सबसे पहले अथ शब्द आया है। योग के अनुशासन के बारे में, योग के बारे में चीजें आगे बताई जाएगी। ठीक है, योग क्या है, योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, योग के किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, योग को प्राप्त करने के बाद क्या होता है ना, योग की साधना में क्या क्या विघ्न हो सकते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। ओके, इस तरीके से चीजें बताई गई है। क्या इतनी बातें क्लियर है? ओके, ठीक है, तो देखिए, अथ योगानुशासनम, तो अथ मैंने बोला कि प्रारंभ के लिए, आरंभ के लिए यूज किया गया था। ठीक है, जो परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं, यानी जो परंपरागत आया हुआ है, ठीक है, उनका व्यवस्थित रूप से क्या किया गया है? संकलन किया गया है। ये क्लियर है? अब ये पहले ही इसमें आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर ही वर्णन किया गया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूं कि आप लोग आगे जाकर प्रोफेसर बनेंगे, है ना, आगे जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, या फिर कहीं ना कहीं स्कूल में आप पढ़ा भी रहे हो। ठीक है, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग बढ़िया से पढ़ा नहीं पाते, समझ नहीं पाते, रट्टा तो जैसे बताते हैं। ठीक है, बाकी टीचर हमारे लिए कभी कभार होता है कि
चलो चीजें नहीं मिली थी उतनी अच्छे से, लेकिन आज ये समय है कि आप लोग को बढ़िया से पढ़ने के लिए मिल रहा है। इतना सारा सोर्सेस उपलब्ध है योग के बारे में, ठीक है, पहले के मुताबिक बहुत अच्छा है अभी के देखा जाएगा तो, है ना, पढ़ने के लिए। लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ने के लिए अभी तो बहुत अच्छा है। पहले जैसे कि हम लोग को, जैसे कि बहुत लोग होगा कि टीचर उतने अच्छे से नहीं मिले होंगे, है ना, अभी कोई डिस्टेंस से भी एजुकेशन किया होगा तो उस लेवल का नहीं पढ़ने के लिए मिला होगा। लेकिन अभी हमारे पास इतना सोर्स है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को बता सकते हैं, है ना। ओके, पूरा हम नहीं पढ़ाएंगे व्यास भाषा के अकॉर्डिंग, हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। एक बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब आपका बेस क्लियर हो जाता है ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या कैसे चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने जो अथ योगानुशासनम, पहला जो सूत्र है क्या है, अथ योगानुशासनम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना सूत्रार्थ व्यास भाष्यम दिख रहा है, व्यास भाष्यम, ठीक है। तो व्यास भाष्यम में कहा गया है कि अथ शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो अधिकारार्थ यूज किया गया है। अथ शब्द का अर्थ क्या किया गया, अधिकारार्थ में यूज किया गया, ठीक है। यह शब्द आरंभ को कहा जाता है, आरंभ को कहते हैं, ठीक है। आरंभ को क्या किया जाता है, यह शब्द का यूज किया जाता है। इस शब्द से योगानुशासनम नामक शास्त्र प्रारंभ हुआ है, ठीक है। योग अनुशासन शास्त्र क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है इसी शब्द से, अथ शब्द लगाकर, ठीक है। योग को बोला गया समाधि, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो भी चीजें मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं पीपीटी में मैं लिखूंगा, समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग को पीपीटी में आपको फिर क्या होगा, मेन मेन पॉइंट जो रहेंगे, जो आज भाषा के रहेंगे, वो आपको पीपीटी में लिखे रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ने में भी और आसानी होगी, रिवाइज करने में भी आसानी होगी, ठीक है। ओके, क्लियर, ओके जी, मेघा जी, आरती जी, सही रहेगा ना। ओके, तो अधिकारार्थ यूज किया गया, आरंभ में यूज किया गया अतः शब्द का यूज, ठीक है। योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि योग समाधि है, योग क्या है, समाधि है। और वही क्या है, सार्वभौम चित्तस्य धर्म, वही क्या है बताइए, उसी को धर्म कहा गया। हम लोग बोलते हैं धर्म, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, ठीक है। हमारा हिंदू धर्म, मेरा मुस्लिम धर्म, मेरा ईसाई धर्म, मेरा सिख धर्म, ठीक है, इटीसी जो भी है, ठीक है, मेरा जैन धर्म, मेरा बौद्ध धर्म, इटीसी। धर्म क्या है, ये समाधि धर्म है। योग का धर्म क्या है बताइए, समाधि, समाधि धर्म है, ठीक है। योग इसीलिए बोला जाता है ना, योग किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। किस धर्म से जुड़ा है, योग धर्म से जुड़ा है, ठीक है। लेकिन जो हम प्रचलित जन सामान्य में जो धर्म है, ठीक है, उससे योग नहीं जुड़ा है। यानी वो पर्टिकुलर किसी धर्म का नहीं है, हिंदू धर्म का है नहीं है, या फिर किसी मुस्लिम धर्म का नहीं है। वो किस धर्म का है योग, वो समाधि धर्म का है, ठीक है। ये आप लोग बता सकते हो, कभी भी किसी को भी पढ़ाना रहा तो ये आपको चीजें बतानी है, ठीक है। योग किसका धर्म है, समाधि का धर्म है, ये बताया गया व्यास भाषण में, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। अब और इसी को बोला गया सार्वभौम चित्तस्य धर्म। अब देखिए, क्यों मैं बोला कि ये धर्म है, योग समाधि का धर्म है, मैं इसलिए बोला यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये वो सार्वभौम चित्तस्य धर्म है, यानी जो भी चित्त है उनका धर्म है। देखिए, योग समाधि को कहते हैं और वह समाधि चित्त की सब भूमियों में रहने वाला धर्म है। अब चित्त की भूमि में चित्त की वृत्तियां रहती है ना, और ऐसे भूमियां होते हैं जिसमें वृत्ति ना के बराबर होती है। यानी जो धर्म समाधि जो है वो चित्त की भूमियों में रहने वाला है, ठीक है। अब सुनिए, अब जो हमारी वृत्तियां है, ये इस जगत कैसा है बताइए, शिवसेता में पढ़ा, कल्पना मात्र है। वशिष्ठ से, योग वशिष्ठ में क्या बताया जाता है, ये जगत कैसा है, कल्पना मात्र है ना। मतलब चित्त की वृत्तियों के अकॉर्डिंग तो चल रहा है, मतलब चित्त की हम कल्पना बस कर रहे हैं, है या नहीं है बताइए ना। ओके जी तो जी, ये जो तो ये सभी संसारों में तो ये ऊपर है या नहीं है समाधि बताइए, ऊपर है, अभी सिद्ध हुआ, सबसे ऊपर है, तो सर्वोपरि। सर्वोपरि है, तो इसलिए सार्वभौमस्य चित्तस्य धर्म बोला गया समाधि को, क्लियर। इसीलिए ये पर्टिकुलर किसी धर्म से नहीं, तो ये पर्टिकुलर हमारे समाधि धर्म से बोल सकते हैं हम लोग, समाधि से संबंधित है।
ओके, योग को समाधि बोला जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। चित्त की, अब देखिए चित्त की कितनी भूमियां बताई गई है। अब चित्त की सब भूमियों में रहने वाला है, बस भूमियां बताई गई, सब भूमियों में रहने वाला। अब कितने भूमियों में रहने वाला है तो देखिए, तो चित्त की कितनी भूमि बताई गई, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 5 भूमियां, कितनी भूमियां हैं, 5 भूमियां हैं। इन भूमियों में से विक्षिप्त भूमि वाले, जो विक्षिप्त भूमि है उसमें चित्त की समाधि, चित्त की क्या है, समाधि विक्षेप के कारण गौण हो जाती है। गौण होने से योग की कोटि में नहीं आती है। यानी विक्षिप्त भूमि वाले जो चित्त की समाधि विक्षेप के कारण, यानी समाधि का विक्षेप हो जाता है उसमें, उसके कारण गौण हो जाने से योग की कोटि में नहीं आते। यानी ये जो 3 भूमियां रहेंगी अभी, वो योग के कोटि में नहीं आएंगे। क्षिप्त, पहले क्या है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन 3 भूमि में समाधि रहती है क्या, बताइए। नहीं नहीं रहती है, क्योंकि 2 जो भूमि होती है ना, मैं उसमें समाधि होती है। तो ये 3 भूमियों से भी आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। अब योग हमारे लिए धर्म है, तो उस धर्म का पालन करने के लिए, उस धर्म में जाने के लिए हमें ये जो हम नॉर्मली जो धर्म देखते हैं, ये जो 3 धर्म, ठीक है, 3 ये जो भूमियां हैं उसमें जो हमारा चित्त रहता है, जिस धर्म की बात करता है, ठीक है, जिस वृत्तियों की बात करता है, उससे परे जाना पड़ेगा हमें। वो जो 2 भूमियों में आना पड़ेगा, जिसको हम लोग लास्ट में जो बोलते हैं एकाग्र और निरुद्ध भूमि, 2 भूमि में आना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, समझ आ पा रहा है, या फिर थोड़ा सा डिप जा रहा है, या फिर ऊपर ऊपर से समझ आ रहा है। सर अच्छा है, सर समझ में आया। ठीक है ना, किसी को भी लगेगा कि थोड़ा सा मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, तो समाधि किन दोनों भूमि में रहेगी फिर, एक तो एकाग्र भूमि में रहेगी, और दूसरा किस भूमि में रहेगी, निरुद्धावस्था, निरुद्ध बोल एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था, निरुद्ध अवस्था, ठीक है, एकाग्र भूमि अवस्था या फिर निरुद्ध बोल सकते हैं, ठीक है। निरुद्ध कहा गया हमारा, निरुद्ध निरुद्ध यहाँ पर दिया गया है या नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो जो समाधि एकाग्र भूमि वाले चित्त में होती है, विद्यमान पदार्थों को यथार्थ रूप में प्रकाशित करती है और क्लेशों को क्षीण करती है, कर्म के बंधन को शिथिल करती है, असंप्रज्ञात समाधि को सम्मुख लाती है, वह संप्रज्ञात योग कहा गया। उस एकाग्र भूमि में जो समाधि रहती है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संप्रज्ञात योग बोलेंगे, संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि बोलेंगे, ठीक है। वह उसके भी टाइप्स बताए गए, वह जो होती है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत। आप लोग ये कर लीजिए, हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जब पूछता हो किसी को डाउट है तब नहीं बोलते आप लोग, देखिए वितर्कानुगत श्लोक में जो दिया हुआ है वही संप्रज्ञात वाला है ना सर, वही वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वही है ना सर, वही बता रहे, हाँ वही है, ठीक है। वितर्कानुगत बताएंगे आपको, ठीक है, सब चीजें बताई जाएगी, ओके। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ठीक है। इन 4 अवस्थाओं वाली है। यानी ये जो संप्रज्ञात योग है, ये तो किसवें नंबर पे आती है, 4थे नंबर पर आती है ना। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, एकाग्र को क्या बोलते हैं हम, संप्रज्ञात योग, संप्रज्ञात समाधि 4थे नंबर पर। इसमें भी 4थे नंबर पर 4 टाइप से, ओके, ऐसा आगे में स्पष्ट किया गया है इसमें, ठीक है। और वृत्तियों का निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि होती है, यानी जो निरोध अवस्था जो होती है, ठीक है, उसमें सभी वृत्तियों का क्या हो जाता है, निरोध हो जाता है। यानी ये जो संप्रज्ञात समाधि मिली है, यानी ये जो वितर्कानुगत में जो सिम्टम्स देखने में आएंगे, विचारानुगत में जो होगा, आनंदानुगत में जो होगा और अस्मितानुगत में जो होगा, इससे भी हम लोग परे जाएंगे। इसको भी आखिर में क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना, ठीक है। और फिर हमारे जो क्या होंगे, वृत्तियां निरोध हो जाएंगी, वो उस स्थिति में हम लोग बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। अब इसमें भी जो संस्कार शेष रहता है, तो आप लोग देखते होंगे
तृतीय पाद में, जो कि हमारा तृतीय पाद है विभूति वाला, उसमें जो आप लोग देखते होंगे परिणाम, 3 परिणाम देखते हैं, ठीक है, समाधि, एकाग्रता और निरुद्ध। तो निरुद्ध परिणाम वाले जो संस्कार उभरते हैं, ठीक है, तो निरुद्ध परिणाम वाले जो संस्कार उभरते हैं उसमें, तो इसीलिए कहा गया है ये जो निरुद्ध वाले जो संस्कार है, ठीक है, यही बस बाकी रहते हैं इसमें असंप्रज्ञात समाधि में। इसीलिए बोला गया है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। इसीलिए असंप्रज्ञात समाधि में क्या रहते हैं, संस्कार मात्र रहते हैं। कौन से संस्कार रहेंगे, तो वो निरोध परिणाम में बताया गया है, निरोध संस्कार रहते हैं। समझे मेरी बात, कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? सर एक बार और एक बार और बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, असंप्रज्ञात समाधि, जैसे संप्रज्ञात है, सबीज है ना, सबीज और निर्बीज, ठीक है, सबीज और निर्बीज, सगुण और निगुण, सगुण, सगुण और निर्गुण, सुना है? सगुण भक्ति वाले कौन है? जैसे कि हमारे तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। और निर्गुण भक्ति वाले कौन है? कबीर जी, कबीर जी, ठीक है। अब ये सगुण जो होते हैं ना, पर्टिकुलर किसी मूर्ति को, जैसे कृष्ण, राम जी को, यानी उनका जो स्वरूप देखकर उन पर ध्यान करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रहेंगे निर्गुण वाले, यानी उसमें कोई गुण ही नहीं है, जो ईश्वर में क्या, कोई गुण नहीं है, ठीक है, वो निर्गुण है, निर्विकल्प है, ठीक है। उनको चाहने वाले होते हैं, यानी उन पर ध्यान रहता है उनका, उन पर ध्यान करते हैं, यानी कोई गुण नहीं, निर्गुण भक्ति की धारा वाले होते हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो सबीज में कुछ शेष बाकी है इसमें, ठीक है, इसमें शेष कुछ बाकी है, ठीक है। अब वो शेष क्या होगा, वो जब सभी समाधि प्राप्त होती है या फिर सगुण ध्यान जब प्राप्त होता है, तब इसको भी आखिर में छोड़ना पड़ता है, और वो क्या किस में आएगा, वो निर्गुण में आएगा, निर्बीज समाधि में आएगा, ठीक है। अब निर्बीज समाधि में बीज लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताइए, बीज लग रहा है ना? यस सर, बीज बीज है। शब्द आ रहा है। अब निर्बीज क्यों बोला गया है, निर्बीज क्यों बोला गया, बताइए। निर्बीज को भी बीज की आवश्यकता पड़ रही है, यानी सबीज की आवश्यकता पड़ रही है नहीं पड़ रही है? पढ़ रही है। ठीक है, इसी संस्कार को, इसी शेष संस्कार को, इस निर्बीज को भी आखिर में विलीन करना पड़ता है। इसीलिए बोला गया इस निर्बीज, इस बीज शब्द को भी हमें हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? निर्बीज शब्द यूज कर रहे हैं ना, वो वाले संस्कार जो समाधि वाले जो संस्कार होते हैं, जो केवल्य वाले जो संस्कार होते हैं, जो ज्ञान वाले, जो प्रकाशित वाले जो संस्कार होते हैं, लास्ट में जो रहते हैं, ठीक है, जो वृत्ति निरोध हो गई है, ऐसा कुछ तो होता है ना कि हमें सफलता मिल गई है, सफलता तक आपने मेहनत किया, समझिए कि सफलता मिल गई। अब क्या होगा, जो मेहनत है वो छोड़ दीजिए, सफलता का एक बस आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ना, सर्टिफिकेट। आप 10वीं तक आप लोग गए हो, पहली से 10वीं तक माना, बताइए 10वीं सर्टिफिकेट को देखकर आपको पहचाना जा सकता है कि आप 10वीं तक पढ़े हो? पूछेगा कोई पहली का सर्टिफिकेट दिखाओ, दूसरी का दिखाओ, पूछेगा क्या, बताइए? नहीं ना। वैसे ही ये 10वीं का सर्टिफिकेट है, जो शेष बाकी है इसको भी आखिर त्यागना पड़ेगा, ठीक है। यही शेष जो रहेगा इसको भी आखिर में क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि हम लोग अभी इसमें ऊपर देख लेंगे, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जब आपकी पोस्ट बन जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो ये निर्बीज 10वीं वाला क्या है, वो हट गया, कोई मैटर ही नहीं है। वो कुछ पूछेगा आपको 10वीं पास हुए या नहीं हुए है, असिस्टेंट प्रोफेसर भाई टाइटल लगा है, समझे ना। मतलब आपको समाधि प्राप्त है, आप तदादृष्टि स्वरूप व्यवस्थानम, ठीक है, यानी अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो गए हो, तो अब कुछ नहीं पूछेगा, मतलब 10वीं का वो संस्कार जो रहेगा वो भी हट जाएगा, ठीक है। कोई मैटर ही नहीं करता भाई, है या नहीं, बताइए।
क्लियर अभी? बिल्कुल सही है सर। ओके, चलिए, तो यही संस्कार है। आगे और पढ़ते हैं ना हम लोग, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोग को, ठीक है? तो धीरे धीरे होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस बनना आपका जरूरी है। ओके, ये क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है सभी, जितना भी मैंने बताया। यस सर, क्लियर है सर। ओके, ठीक है। अब देखिए, क्षिप्त पांच भूमि देखी थे ना हम लोगों ने, क्षिप्त की पांच भूमियां, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ठीक है? तो क्षिप्त को क्या बोलते हैं? क्षिप्त में कौन सा गुण होता है? इसमें रजोगुण होता है, ठीक है? क्षिप्त अवस्था में रजोगुण होता है। मूढ़ अवस्था में कौन सा गुण होता है? तमोगुण होता है, ठीक है? और विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? सत्व गुण प्रधान होता है, कभी कभी रजोगुण भी प्रकट होता है, ठीक है? और एकाग्र अवस्था में कौन सी होती है? तो संप्रज्ञात समाधि होती है और सत्व गुण प्रधान होता है, ठीक है? और निरुद्ध अवस्था में देखिए समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि होती है, ठीक है? ईश्वर का साक्षात्कार या तदा द्रष्टु स्वरूपावस्थान, ठीक है? ये निरुद्ध अवस्था। तो एकाग्र एवं निरुद्ध अवस्था में योग माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में, तो योग माना जाता है, ठीक है? क्षिप्त आदि पांच अवस्था चित्त की है और जीवात्मा की नहीं है। तो ये जो पांच भूमिया है वो किसकी है? चित्त की है, ना कि जीवात्मा की है, ठीक है? अविद्या के कारण व्यक्ति इन अवस्थाओं को अपनी मान लेता है। इन अवस्थाओं को क्या मान लेता है? व्यक्ति अपना ही, अपनी स्टेज है ऐसा मान लेता है अविद्या के कारण, ठीक है? ये क्लियर हो गया आप लोग को? नो डाउट? ओके, तो हम लोगों ने अथ योगानुशासन में जो व्यास भाष्य में हम लोगों ने देखा था, ठीक है? व्यास भाष्य में बताइए, व्यास भाष्य में हम लोगों ने योग को क्या बोला गया था? योग का अर्थ क्या बोला गया था? समाधि। समाधि बोला गया था, समाधि, ठीक है? समाधि। अतः शब्द का मैंने बताया प्रारंभ या फिर अधिकार्थ, ठीक है? परंपरागत योग विशेष शास्त्र आरंभ करते हैं, ठीक है? यहां तक दिक्कत नहीं है, ओके? और उस समाधि को क्या बोला गया है? धर्म बोला गया है। सर्वचित्तस्य धर्म, सर्वचित्तस्य धर्म, ओके, राइट? हाँ, अब ये समाधि भी किन भूमियों में रहती है? बताइए, समाधि किन भूमि में रहती है? एकाग्र निरुद्ध। चित्त की पांच भूमियों में रहती है। एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध, निरुद्ध, ठीक है? समाधि किसमें रहती है? एकाग्र और निरुद्ध में रहती है, ठीक है? ये ध्यान रखना, योग या फिर समाधि एकाग्र और निरुद्ध में रहती है, ओके? अब एकाग्र में कौन सा गुण होता है? सतगुण प्रधान। संप्रज्ञात समाधि होती है। और निरुद्ध में कोई भी गुण गुणातीत हो जाता है। गुणातीत बोल सकते हैं, साम्यावस्था, गुण की साम्यावस्था भी बोल सकते हैं, या असंप्रज्ञात समाधि। माइक बोलने के बाद म्यूट कर लेना, ठीक है? गुण की साम्यावस्था, ठीक है? एक मिनट, गुण की साम्यावस्था, ओके, ठीक है? ओके, राइट? यहां पर देखिए, चित्त की कितनी भूमियां बताई गई थी? चित्त की भूमियां पांच बताई गई थी। जीवात्मा की भूमियां है क्या ये, या चित्त की है? बताइए। चित्त की कितने हैं? पांच है, ठीक है? पांच भूमियां, पांच, ठीक है? सबसे पहला क्या है? क्षिप्त। दूसरा मूड। तीसरा विक्षिप्त। निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और पांचवा है निरुद्ध, ठीक है? निरुद्ध। क्षिप्त में कौन सा गुण है? रजगुण प्रधान। रजोगुण। मूड में तमोगुण प्रधान।
विक्षिप्त में सतगुण प्रधान है। सतगुण रहता है, लेकिन कभी कभी रजोगुण कभी कभी सत्वगुण ज्यादा रहता है, सत्वगुण और सत्व सत्व और रज, रज। और निरुद्ध में निरुद्ध में असंप्रज्ञात। कोई गुण, गुणातीत। गुणातीत। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, डन, रहेगा ध्यान। अब सत्व रज तम का भी मैं बताऊंगा, इसमें दिक्कत नहीं करना आप लोग, ठीक है? नॉर्मली रूप से बता देता हूं मैं, ठीक है? जैसे आप लोग भगवत गीता में भी पढ़ेंगे ना, तो भी समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे कि रज जो रहेगा, जिसमें क्या होता है, चंचल होता है, उसका मन क्या होता है, चंचल होता है, ठीक है? क्रियमान होता है, क्रियमान, ठीक है? कोई भी क्रिया करने में क्या रहता है, एक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है? बीटा होता है, सेल पढ़े हो ना, बीटा सेल, ठीक है? बीटा सेल पढ़े हो ना, अल्फा बीटा गामा, ठीक है? तो बीटा, ठीक है, एक्टिव, क्रियमान, चंचल होता है, ठीक है? और स्ट्रेस, हल्का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, ठीक है? यानी हल्का स्ट्रेस इसका रहता ही रहता है, क्योंकि वही क्रिया करता रहता है, ठीक है? ज्यादा भी हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हल्का स्ट्रेस के वजह से ही जो एक्टिवपना और क्रियामान क्रिया करता है, ठीक है, एक्टिव रहता है, ठीक है, चंचल रहता है। अब इसी में आप लोग हल्का हल्का आपको पॉजिटिव पॉइंट भी देखने में आएंगे एंड देन नेगेटिव पॉइंट में देखने में आएंगे। रजोगुण हमारे लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि क्रिया करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है? अब तम, तम क्या होगा, इसमें रज के अपोजिट थोड़ा सा हो जाएगा, यानी क्रिया नहीं करता, इसमें क्या होता है, आलस्य, आलस्य, आलस्य व्यक्ति होता है, ठीक है? तम में और तामसिक, जो आप पता है तामसिक प्रक्रिया, जैसे कि मोह, मोह संबंधित, ठीक है? निद्रा आ जाएगी, तंद्रा आ जाएगी, तंद्रा आ जाएगी, भाई तंद्रा, निद्रा, जो आलस्य, इटीसी, ठीक है? निद्रा, इटीसी। और हम लोग तम के बारे में भी हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से, जो भगवत गीता में देखेंगे। नॉर्मल तौर पर ध्यान रखना, ठीक है? सत्व, सत्व यानी आनंदित रहता है, आनंदित रहता है, ठीक है? सत्य बोलना रहता है, सत्य बोलने वाला, ठीक है? संतुष्ट, इटीसी, ठीक है? अब ये कैटेगरी क्या होती है ना, ये तीनों गुण हमारे अंदर होते हैं ना, हमारे अंदर ये तीनों गुण हमारे होते हैं, सत्व, रज और तम, ठीक है? सत्व, रज, तम, ये तीन हमारे होते हैं, तीनों हमारे अंदर रहते, तभी हमारा में क्या होता है, बैलेंस आता है, तभी हम क्या करते हैं, बैलेंस होते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। जैसे मैंने सांख्य दर्शन पढ़ाएंगे तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी देखिए, ये तीनों जो रहते हैं, ठीक है? जैसे सत्व एक्टिव रहता है तो रज और तम क्या होता है, कम होता है, ठीक है? वैसे ही रज एक्टिव होता है तो क्या होगा, तम और सत्व गौण हो जाएंगे। जैसे तम एक्टिव होगा तो सत्व और रज क्या होंगे, गौण हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ? यानी कम हो जाएंगे, ओके? जब ये तीनों बैलेंस में रहेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से साम्य अवस्था आएगी, मतलब बैलेंस में आएगा, ठीक है? चीजें बैलेंस में आएगी, ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, ये तो चीजें हो गई, लेकिन जब आप वृत्ति के बारे में देखते हैं तो क्षिप्त अवस्था में जो रज होता है, तो इससे भी क्या होना है, हमें बाहर जाना है। क्या जाना है, बाहर जाना है। क्षिप्त से मूड, यानी तम से भी क्या होना है, बाहर जाना है, यानी रज और तम से बाहर जाएंगे तो विक्षिप्त वाली जो अवस्था होती है, विक्षिप्त को धारण करके रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें सत्व और रज होता है, ठीक है? तो ये अवस्था आपकी आ रही है बढ़िया से, ठीक है? ये अवस्था बढ़िया से आ रही है तो आप एक कदम आगे हो, यानी आप एकाग्र अवस्था में जाने योग्य हो एक तरीके से, ठीक है? बट क्या होता है ना, सबसे ज्यादा लोग इसी में लटकते रहते हैं, एकाग्र में जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है? एकाग्र में पूरा सत्व, यानी पूरा सत्व गुण में आ नहीं पाते हैं। सत्व यानी जो ज्ञान, ठीक है? उस ज्ञान को, उस तत्व के बारे में जान नहीं पाते हैं, ओके? पूरी तरीके से रज और तम को गौण नहीं कर पाते। जब ज्ञान आ गया, सत्व आ गया, यानी तत्व को जान लिया, ज्ञान को जान लिया, तो आखिर ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा, वो निरुद्ध अवस्था में, इसलिए उस ज्ञान को भी निरुद्ध करना है, ठीक है?
समझे, यानी सत्तों को भी छोड़ेंगे आखिर में, इसीलिए यहां पर कहते हैं हम लोग गुणातीत। क्लियर हो गए? ओके। रितु जी, ज्योत्सना जी, विद्या जी, आरती जी, प्रतिमा जी, मजा आ रहा है? जी सर। ओके ओके, ये समझ में आ गया आप लोग को अभी? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अब देखिए, अब दूसरा सूत्र, ठीक है। दो तीन स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब एक बेस बनाने के लिए टाइम लगेगा, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए नंबर 2, चित्त की बात आई, नंबर दूसरे पर चले। दूसरा सूत्र कहता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि योग चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी यहां पर जैसे कि तोड़ कर रखा है मैंने, चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? योग है। क्या है? योग है, ठीक है। यानी ये डेफिनेशन है, क्या है? परिभाषा है। योग सूत्र में योग शब्द, ठीक है, योग की परिभाषा क्या बताई गई है? क्या बताई गई है? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। पूछा जाएगा योग क्या है? भाई योग ये है कि हमारे जो चित्त है, हमारे जो चित्त चंचल है, जिसे बहुत सारे वृत्तियां है, नाना प्रकार के तर्क वितर्क करते रहते हैं, ठीक है। वृत्तियों की वजह से जो हम ओरिजिनल जो ज्ञान है, ठीक है, यथार्थ ज्ञान जो है हम, ठीक है, जो आत्मदर्शन है, उससे हम क्या है? दूर है, ठीक है। तो इन्हीं चित्त की वृत्तियों को निरोध करके जब हम तदादृष्टु सर्प्यवस्थानम, यानी अपने आत्म का प्रत्यक्ष में, यानी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे, तो हमारे चित्त की वृत्तियों का क्या हो जाएगा? मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद जब हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? योग बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? योग। योग बोलेंगे। ठीक है, तो योग पूछा जाएगा योग क्या है, तो ठीक है, तो योग आपको बताना इस तरीके से। क्लियर? अब आपके सामने योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के बारे में तो आप लोगों ने देखा, मैंने बताया ना, योग के बारे में, समाधि के बारे में बताया पहले। अतः योगानुशासन में जो व्यास भाषा के अनुसार जो बताया मैंने, योग यानी समाधि होती है, बताया मैंने। समाधि के द्वारा क्या होगा? अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि समाधि के द्वारा चित्त की वृत्तियां तो होती है निरोध, बिल्कुल होती है। योग या फिर समाधि, क्या बोलेंगे हम लोग? चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है समाधि के द्वारा, ठीक है। अब देखिए चित्त की वृत्ति निरोध, अब चित्त वृत्ति क्या है? चित्त भूमि तो देख लिया ना पहले, इसमें भूमि तो देख लिया, चित्त भूमि देख लिया आपने। चित्त भूमि कितनी थी? 5 5। अब चित्त भूमि तो देख लिया, बताए ज्योत्सना जी आप कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ सर। झारखंड से, पर्टिकुलर तो बताइए। रांची से, ठीक है। हाँ, मतलब रांची। आपकी जन्मभूमि कहाँ पर है? मेरी जन्मभूमि है सरायकेला खरसुआ जिले के एक छोटे से गांव कुचाई प्रखंड के अंतर्गत आता है पुंडाघाटा गांव। पुंडा घाटा, ठीक है। तो पुंडा घाटा की रहने वाली है, ठीक है, कौन? ज्योत्सना जी। तो ज्योत्सना जी की भूमि क्या है? पुंडा घाटा, जो भी है ना, पुंडा घाटा है, ठीक है। ओके, क्लियर? वैसे ही अभी चित्त की भूमि, अब उन ज्योत्सना जी की भूमि जो है पुंडा घाटा है, ठीक है। पुंडा घाटा भूमि के बारे में देखा, लेकिन ज्योत्सना जी के बारे में देखा ही नहीं हमने। ज्योत्सना जी के बारे में समझे ही नहीं हमने, बस उनके गांव के बारे में, उनके भूमि के बारे में देखा। लेकिन ज्योत्सना जी के बारे में समझे क्या आप लोगों ने? ज्योत्सना जी का क्या विशेष है? ज्योत्सना जी का क्या योग्यता है, क्वालिटी है, ठीक है, क्या गुण है, क्या विशेषता है? अब ज्योत्सना जी कहाँ पर रहती है, कहा क्या करती है ना?
उनका व्यवहार कैसा है, एक तरीके से उनका व्यवहार देख लेते हैं, व्यवहार की बात आएगी, है ना। व्यवहार कैसा है ये हमें पता है क्या, पता है क्या? नहीं। नहीं, जब आप उनसे मिलेंगे तब पता चलेगा ना, थोड़ा बहुत तो अभी क्लास में समझ में आ ही जाता है आप लोग को, है ना। मतलब कहीं ना कहीं उनके संपर्क में आप आते हो तो उनका व्यवहार पता चलता है, ठीक है। सर एक ही पता चला है सर, सबसे ज्यादा आंसर देती है। सबसे ज्यादा आंसर देती है। चलिए, एक पता चला है सात्विक है, सत्व पता चला ना, सत्व वाला। लेकिन रजत तम वाला क्या पता, हमारे सामने तो अच्छा आंसर दे रही है, हाँ, बाहर गुस्सा पता नहीं आता है कि कैसा आंसर नहीं दे है, रहे, गुस्सा भी हो गुस्सा सकता आता है है ना। कि नहीं, खाना कैसा बनाते हैं, खाना अच्छा है बनाते क्या नहीं नहीं? तो बनाते। मतलब कभी कभार आलस्य भी करती होगी, हमारे सामने तो दिखती है एक्टिव, यानी सत्वगुणी दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं घर में ज्यादा सोती होगी, ये भी तो हो सकता है। क्या जोशना जी, ठीक है। तामसिक और सर समय ही नहीं राशि, मिलता है। ठीक है, तामसिक और राशि गुण हमने अभी देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन है ना, वो भी मौजूद है या नहीं है। है जैसे सर। उस दिन, जैसे उस दिन ज्योत्सना जी के बेटे का कॉल आया, बोले बेटे से बात करना पड़ेगा, है ना, बेटे से तो बात होती है, उनके साथ तो ममता है ना, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके से कि जो सत्व रज और तमगुण के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं है, ठीक है। सत्वगुण के बारे में तो पता चल गया, तो यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को कि सत्व रजत तम, ये जो तीनों गुण हैं, ठीक है, किसी एक व्यक्ति में है, किसी एक व्यक्ति में है, ठीक है, वो किसी भूमि में रहता है, किसी स्थान में विशेष में रहता है, ठीक है, बराबर है। अब उस व्यक्ति के बारे में जो व्यवहार है, उनके क्या है, वृत्तियां है, समझे, क्लिक हो पा रहा है? नीतू जी असर है, क्या हुआ नीतू जी? सर वो गलती से हो गया था, समझ में आ गया, उसके हर चीज को तीनों कैटेगराइज में आपने बांट के समझा दिया। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो हंसनी बात अच्छी बात है ना भाई, हंसी है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो गलती से कैसे बोल रहे हो आप, ठीक है। हाँ, रिद्धि जी देखो कितना हंस रही है, अच्छा लगता है आप लोग हंसने वाला स्माइल देते हो तो, ठीक है। तो उनके व्यवहार के बारे में यानी वृत्तियों के बारे में, ठीक है, किस प्रकार की वृत्तियां। अब अब यहाँ पर आया ना चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, तो इन वृत्तियों को निरोध करना है, यानी सत्वर तम को क्या करना है, दूर करना है ना, विरोध करना है सर जी। निरोध करना है। क्लिक हो पा रहा है आप लोग को? जी सर। एकदम बढ़िया। जी सर। अब ये वृत्ति आई है, तो कितने सारे वृत्तियां होती है, इनका काम क्या होता है ना, ये सारी चीजें के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब ज्योत्सना जी को साइड में रख दीजिएगा, ठीक है, अब ज्योत्सना जी को जोड़ते मत जाना। ठीक है, अब हम वृत्ति के बारे में देखते हैं, ओके, 4 नंबर है ना। ओके, वृत्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। वृत्ति एक नोट डाउन करके रखना। अब देखिए तीसरे में क्या बताया गया, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, उस समय, तदा यानी उस समय, द्रष्टु यानी दृष्टा की, स्वरूप में यानी अपने रूप में, अवस्थान यानी स्थिति हो जाती है, यानी जब इन वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, यानी सत्वर तम गुण यानी गुणातीत हो जाएंगे, तब दृष्टा क्या हो जाएगा, अपने स्वरूप में क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। ये कौन सी भूमि आएगी, इसको कौन सी भूमि देंगे, निरुद्ध। विरोध अवस्था। निरुद्ध भूमि देंगे, ठीक है, निरुद्ध, निरुद्ध भूमि नाम देंगे, ठीक है। तो निरुद्ध भूमि नाम देंगे हम लोग इसको, यानी इसमें क्या होता है, दृष्टा जो होता है, दृष्टा यानी पुरुष जो होता है, वो क्या होता है, अपने में ही स्थित हो जाता है। अब चित्त से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना बाकी भूमियों से कुछ लेना देना है, ठीक है। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान यानी आत्मा का क्या कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, और अपने स्वरूप में ही क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ठीक है, क्लियर, ओके। जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो समझ लीजिए, वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तो क्या होगा, तो बोला गया है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यानी कि दूसरे समय में दृष्टा का
वृत्ति सारूप्य, वृत्ति सारूप्य यानी वृत्तियों के सदृश स्वरूप होता है। यानी दूसरे समय में, यानी जब समझिए कि मुक्ति नहीं मिली है जिस साधक को, तो उसका स्वरूप कैसे होता है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तो दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, वृत्तियों के स्वरूप रहेगा। यानी वृत्तियां जैसे करेगी, जैसी वृत्तियां हैं उसका ही व्यवहार कैसा रहेगा, स्वरूप कैसा रहेगा, इधर उधर भटकती रहेगी। मतलब पुरुष का स्वरूप वैसा ही रहेगा ना, जैसे वृत्तियां रहेगी वैसे ही पुरुष का स्वरूप रहेगा, उसका व्यवहार रहेगा। समझे, है ना? ओके, क्लियर? ओके, क्लियर, ठीक है। ओके ज्योत्सना जी, क्लियर, समझ में आया? यानी वृत्ति के स्वरूप, उसका क्या मतलब स्वरूप या फिर व्यवहार क्या रहेगा, वृत्तियों के स्वरूप रहेगा जब वो मुक्त प्राप्त नहीं है, यानी निरुद्ध अवस्था में जब तक नहीं जाता है। ठीक है, जब तक नहीं जाता है, और जो 3 अवस्था में रहता है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ठीक है, उन अवस्था में रहता है, उन अवस्था में जो वृत्तियां होती है उनकी, ठीक है, उस तरीके से उसका स्वरूप होता है, उस तरीके से उसका व्यवहार होता है। ठीक है जी, ओके, क्लियर? ओके, आगे देखिए। अब वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्ट अक्लिष्टाः, यानी कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट बोलते ना, ये तो क्लिष्ट है ना, बहुत बुरी हरकत करता है ना, कभी भी टॉर्चर करता रहता है, क्या है, क्लिष्ट है। अक्लिष्ट यानी ये, चलो क्लिष्ट नहीं है ना, तो इसको हम बोल देंगे अक्लिष्ट, अशब्द यूज कर लेंगे, तो क्या रखेंगे, अक्लिष्ट। ठीक है, और क्लिष्ट, समझ में आया? क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या होता है? जो टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, हानि पहुंचा रहा है, वो क्या होगा, क्लिष्ट होगा, है ना, और जो हानि नहीं पहुंचाता है वो क्या होगा, अक्लिष्ट होगा। ठीक है, अब हानि कौन पहुंचाता है, ठीक है, वृत्तियाँ, क्लिष्ट वृत्ति। अब वृत्ति, ठीक है, वृत्तियां पहुंचाती है, ठीक है, क्लिष्ट वृत्तियां पहुंचाती है हानि, अक्लिष्ट वृत्तियां हानि नहीं पहुंचाती है। यानी ऐसी एक वृत्ति होती है जो हानि नहीं पहुंचाती है, ठीक है, वो हानि नहीं पहुंचाती, यानी वृत्तियां। अब वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। 5 प्रकार, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं, सभी को पता होगा, जैसे कि ये तालाब या समुद्र है, क्या है, समुद्र, ओके, समुद्र है। अब देखिए, समुद्र है ये, ठीक है, क्या है, समुद्र है, पानी भरा हुआ है इसमें बहुत सारा, ओके। अब तालाब पकड़ लीजिए, तालाब ही पकड़ते हैं, ठीक है, छोटा से पकड़ते हैं, क्योंकि वैसे इतने स्क्रीन में इतना बड़ा समुद्र कैसे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, तालाब भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, फिर भी तालाब ले लेते हैं। ठीक है, तो ये समझिए तालाब है, इसमें क्या है, पानी, पानी है, ठीक है। जब छोटे थे ना हम लोग, तो क्या करते थे, पत्थर मारते थे ना, ठीक है, क्या मारते थे, पत्थर मारते थे ना पानी में, तालाब में, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे टपके मार के जाता था, ठीक है, खत्म हो जाता था। ठीक है, पत्थर का भी यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, फिर वायु का भी दे सकते हैं। ठीक है, वायु का दे देते हैं आप लोग को, वायु का, वायु बाहर क्या है, वायु है, समझ लीजिए वायु है, और वायु की वजह से पानी में क्या हो रहा है, बताइए, पानी में हलचल हो रहा है, क्या हो रहा है, तरंगे आ रही है, तरंगे तरंगे आ रही है, बराबर है। ठीक है, वायु क्या है, वायु का उपनाम बताइए,
वृत्तियां, चित्त की चित्त की दशा, वृत्तियां वृत्तियां, वृत्तियां, वृत्तियां। ठीक है, तो वृत्तियां है। ठीक है, क्या है वायु का उपनाम? वृत्तियां। ओके। तालाब हो गया, वायु हो गया। पानी क्या है? पानी का कुछ उपनाम हो सकता है? लोग लेंगे चित्त, चित्त लेंगे, और यहां पर लेंगे भूमि, चित्त भूमि। तालाब को क्या बोलेंगे हम लोग? चित्त भूमि लेंगे, और वायु को क्या लेंगे? वृत्तियां लेंगे, और पानी को इसमें क्या लेंगे? चित्त लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे पानी शांत है समझ लीजिए, चित्त शांत है समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ही वायु के वजह से क्या होता है, पानी में क्या होती है? तरंगे उत्पन्न होती है। क्या होती है? तरंगे तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, वैसे ही हमारे वृत्तियों के वजह से चित्त में क्या होता है? हलचल उत्पन्न होती है। क्या होती है? हलचल उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ लीजिए ये वृत्तियां नहीं आएंगे तो चित्त शांत होगा या नहीं होगा? होगा, चित्त बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल होगा ना, चित्त शांत होगा। ओके, तो इस चित्त को शांत करने के लिए इस वायु और इस पानी के बीच में दीवार खड़ी करनी या नहीं करनी है? ठीक है, इस दीवार का नाम दे सकते हैं अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य दे सकते हैं। ओके, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, ये जो वृत्तियां है, ठीक है, ये हमारे चित्त में आकर हमारे चित्त को क्या कर रहे हैं? संचलित कर रहे हैं, शांत नहीं कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अशांत कर रहे, भटका रहे हैं, जो कि जिसके वजह से ये जो पुरुष है, ठीक है, पुरुष यानी वो क्या समझ बैठा है? ठीक है, वो क्या समझ बैठा है? वो समझ बैठा है कि यही मेरा स्वरूप है। ये जो वृत्तियां हैं उसी को स्वरूप मान लिया है वो। ठीक है, यही मेरा स्वरूप है, यानी जैसे चित्त में जो जो हलचलें हो रही है वैसे ही वो क्या कर रहा है? स्वरूप समझ रहा है। तो उस वैसा स्वरूप ना समझे, इसीलिए इसमें योग साधना करनी पड़ेगी आप लोग को। तो इसी में योग साधना के लिए अभ्यास वैराग्य बताया गया है। ठीक है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए क्या बताया गया है? अभ्यास वैराग्य बताया गया है। अभ्यास और वैराग्य से ये जो वायु है वो पानी में जो आने वाली है, इस चित्तों को हलचल करने वाली है, उसको क्या किया जाए? रोक लगा जाए, वो रुक जाए। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा? पानी शांत बहेगा। जब पानी शांत बहेगा तो चित्त जो रहेगा वो चित्त जो क्या रहेगा? वो समाधि में क्या होगा? एकाग्र होगा। यानी इस भूमि में, तालाब की भूमि को क्या बोला गया है हम लोगों ने? चित्त की भूमि बोला गई है, बोला है ना हम लोगों ने, चित्त की भूमि। तो ये एकाग्र भूमि है, एकाग्र भूमि है। उस एकाग्र भूमि में क्या होगा फिर? चित्त शांत होगा, चित्त शांत होगा, और इसमें क्या रहेगा? सत्व गुण रहेगा, सत्व गुण। ठीक है, और बढ़िया से ये अभ्यास वैराग्य हो जाता है, इसका प्रकाश पड़ जाता है। ठीक है, आखिर में इसको भी दूर करना पड़ेगा, यानी सत्व गुण को भी दूर करना पड़ेगा। उस अभ्यास को पूरी तरीके से अब क्या करना है? दूर करना है। अब उसका कोई काम नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उसको भी दूर करना है, उस ज्ञान को भी दूर करना है, उस सत्व को भी दूर करना है। तब ये तालाब क्या होगा? तालाब नहीं रहेगा अभी। ठीक है, अब ये तालाब नहीं रहेगा, अब उसके लिए कोई भूमि नहीं रहेगी। वो क्या होगा? पुरुष। अब पुरुष बाहर निकल जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा, और अपने स्वरूप में क्या हो जाएगा? स्थित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, शायद टाइम हो गया है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, योग दर्शन, नो दिक्कत। वैसे कई बार पढ़े हैं, पर फिर भी इस बार ना बहुत नयापन और मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि और बोला। तो ऐसे धीरे धीरे ही चलना, हमें पूरा समझना है। आप बहुत हाँ, अच्छे से हाँ, समझा रहे हो। जी सर, बहुत अच्छे से। जी आज सर। हमने बहुत नया अच्छे से सर। व्यास भाष्य को हमने अभी तक पढ़ा नहीं था। आज व्यास भाष्य की दृष्टि से हमने योग दर्शन को देखा, बहुत अच्छा नहीं लगा सर। देख, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अच्छा लगा सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी।
ठीक है, ये व्यास भाष्य को देखना बहुत जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि उसमें जो ऐसी चीजें बताई गई है, ठीक है, थोड़ा सा डीपली हमको समझ में आएगा, ठीक है। जहां जहां व्यास भाष्य का हमको रेफरेंस लेना है वहां वहां हम रेफरेंस लेते जाएंगे, ठीक है, वहां पर हाईलाइट करते जाएंगे और यहाँ पर चीजें नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। ओके सर, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम।